रिफ्रैक्शन, हमारे पास रिफ्रैक्शन में देखो इस तरीके से लाइट रे आती है और वो सीधे जाने की बजाय कुछ बेंड हो जाती है, और हमारे पास एक मीडियम हमेशा रेयरर होगा, दूसरा डेंसर होगा। आपस में कंपेयर करें तो या तो ये डेंस हो सकता है, ये रेयर हो सकता है। तो जो डेंसर मीडियम होता है उसमें नॉर्मल के ज़्यादा करीब हमारे पास इस तरीके से रे होती है। अच्छा, पहले तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसका, मैं म्यू की बात करूँगा। तो म्यू होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसकी वैल्यू होती है C/V। और हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है √μr/ε r। ये परमिटिविटी परमिएबिलिटी वाले म्यू एंड एप्सिलॉन है, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारे पास जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ये होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट। दूसरा क्या हो जाएगा, रिलेटिव, अभी उसकी भी देखेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। दूसरा हो जाता है हमारे पास रिलेटिव म्यू। अब जब रिलेटिव म्यू की बात करते हैं तो विद रेस्पेक्ट टू अनदर मीडियम हम बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। मैं इस तरीके की बातें करूँगा तो उसको मैं लिख दूंगा, दिस विल बी इक्वल टू μ2/μ1। अच्छा, μ2/μ1 को आप क्या बोल दोगे, μ2 को मैं लिख सकता हूँ C/V2, है ना। ये हो जाएगा हमारे पास C/V2, ये हो जाएगा हमारे पास C/V1, और इसकी वैल्यू हो जाती है V1/V2। तो यूजुअली तो ज़्यादा उतना काम नहीं आता इसका, लेकिन पता होना चाहिए हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेटिव टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, ओके। अब एक बात बताओ, हमारे पास जो कुछ कॉमन वैल्यूज हैं उसको देख लेते हैं। अगर मैं बात करूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम के लिए हम लिख देंगे इसकी वैल्यू होती है 1। एयर के लिए भी हम अप्रॉक्सीमेटली हम इसकी वैल्यू 1 के बराबर मानते हैं। म्यू की बात करें अगर वाटर के लिए, तो वो वैल्यू होती है 4/3। अगर ग्लास के लिए बात करूँ, म्यू ऑफ ग्लास, तो उसकी वैल्यू हमें 1.5, अनलेस क्वेश्चन में कोई वैल्यू दी हुई है। अगर हम बात करें म्यू ऑफ डायमंड, वो काफ़ी ज़्यादा होता है, उसके कारण हमें उसमें डायमंड में वो अजीब सा रिफ्लेक्शन ग्लो वगैरह वो कहता है ना, हीरा चमकता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है 2.4। और हमारे पास जो म्यू मैक्स की वैल्यू है वो किस रेंज की है, वो अप्रॉक्सीमेटली 2.5-2.6 इसके आसपास की है। दुनिया में जो भी सबसे ज़्यादा डेंसर मीडियम है ऑप्टिकली, उसकी वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की 2.6 के आसपास है। अच्छा, म्यू किस चीज़ पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डिपेंड करता है, म्यू डिपेंड करता है वेवलेंथ पे डिपेंड करता है ना। तो म्यू को आप लिख दोगे A+B/λ² प्लस C/λ⁴ प्लस 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 कुछ आता जाएगा, लेकिन ये सब चीज़ें हमारे काम की नहीं है। हमारे काम की चीज़ बस ये आ जाती है। इसमें आप देखोगे अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो म्यू की वैल्यू कम होएगी, है ना। तो इसको लिख देंगे वेवलेंथ बढ़ेगी, इसका मतलब म्यू की वैल्यू कम होने वाली है। तो वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से अगर देखा जाए, हमारे पास जो रेड होती है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, और वॉयलेट की इस तरीके से वॉयलेट आती है, उसकी वेवलेंथ कम होती है। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो वो कम बेंड होगा, है ना। ये जो पर्पल है हमारी वो ज़्यादा बेंड हो जाएगी। तो आप इसको इस तरीके से फील करो, हमारे पास वाइट लाइट आ रही है इस तरीके से, रेड की वेवलेंथ लंबी होती है ना, तो वो कम बेंड करती है, ठीक है। और पर्पल जो आती है वो इस तरीके से बहुत ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, तो वो इस तरीके से आती है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उसको, तो वो ज़्यादा बेंड इस तरीके से हो जाती है। इस तरीके से आप इसको फील करने की कोशिश कर सकते हो, बस हमें यही जानना है। तीसरी चीज़, हमें एक और चीज़ पता होनी चाहिए, हमारे पास हाँ एक इक्वेशन होती है V=F λ। जब भी रिफ्रैक्शन होगा, वेवलेंथ चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, F की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, F कांस्टेंट, ठीक। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती रिफ्रैक्शन में। और एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर, हमारे इंसानों के लिए जो कलर का सेंसेशन होता है वो फ्रीक्वेंसी के कारण होता है ना। F कलर डिपेंड्स अपॉन, F लिख देते हैं हम इसको, कलर फॉर ह्यूमंस डिपेंड्स ऑन F। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो इसमें इस तरीके के सवाल आ सकते हैं। यहाँ पे हमने लाल बल्ब जला दिया, अब वो जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, जब वो रिफ्रैक्ट होकर निकलेगा, बेंड तो वो होगा ही होगा, लेकिन उसकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी। और वेवलेंथ चेंज होगी तो क्या हमारे पास कलर चेंज होगा। तो इसको आप रियल लाइफ एग्जांपल से कोई रिलेट कर लो। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई लाल रंग की चीज़ को पानी में डुबो तो वो हरी दिखने लग गई, नहीं ना। इसका मतलब कलर चेंज नहीं होता है हम इंसानों के लिए, और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है हमारे पास, वेवलेंथ चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है। इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे लिए कलर एक फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट फॉर्मूला है। तो कभी ऐसा नहीं होगा यहाँ से रेड जा रही थी और उसकी फिर बाहर जाकर के वो ब्लू कलर की दिखने लग गई, ऐसा चीज़ें हमारे पास
नहीं होती। तो ये कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी जो हमें पता होनी चाहिए। अब देखते हैं हम हमारा स्नेल्स लॉ वगैरह देख लेते हैं रिफ्रैक्शन में। As shown in the figure, after passing through the medium 1, the speed of light v2 in medium 2 will be। तो यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पर कुछ अलग अलग मीडियम है और यहाँ से इस तरीके से मान लो लाइट आ रही है, तो वो पहले वो v1 में जाएगी, फिर उसके बाद वो v2 में जाएगी। तो हमें बताना है यहाँ पर लाइट की क्या स्पीड होगी। तो यहाँ पे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल करके आप पता कर सकते हो। हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम की वैल्यू हो जाती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय म्यू। म्यू की वैल्यू आप इन चीज़ों से पता कर सकते हो। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ए। देखो यहाँ पर जो म्यू की वैल्यू है वो आती है हमारे पास अंडर रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर। परमेबिलिटी, परमिटिविटी, रिलेटिव, तो यहाँ पे देखो दोनों की वैल्यू दी हुई है, इससे हमें वैल्यू मिल जाती है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 के बराबर। इस 3 की वैल्यू को यहाँ रखोगे तो v की वैल्यू हो जाएगी 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ए बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सवाल था। खास बात यह है कि मीडियम 1 से कोई लेना देना नहीं है हमें। आप यहाँ से गए, फिर यहाँ पे जो भी मीडियम में स्पीड रही है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हमारे पास जो स्पीड है हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हैं। ऑप्टिकल पाथ क्या होता है? मान लो हमारे पास यहाँ से इस तरीके से एक वेव इस तरीके से आ रही थी और वो यहाँ पे पहुँचती है। सिमिलरली एक और वेव हमारे पास यहाँ से आ रही थी और वो यहाँ पर पहुँचती है। दोनों इस जगह पे पहुँची हैं और उसको मैं बोल देता हूँ इट इज़ t = 0। अब क्या हो जाएगा, जब ये लाइट रे एक मीडियम में चली जाएगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो सेम रहती है, वेवलेंथ छोटी हो जाएगी। ये डेंसर अगर मेरे पास मीडियम है तो देखो यहाँ पर अब वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी मुझे, है ना। उसकी स्पीड कम हो गई है, फ्रीक्वेंसी उतनी है तो वो इस तरीके से जाती है, ठीक। तो यहाँ पर उसकी स्पीड कम थी तो उसने थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया होगा विद कंपेयर टू अगर सेम वेव ऐसे कंटिन्यू करती। तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं कि यार ये वाली वेव तो उसी वेलोसिटी के साथ जा रही थी, ठीक है, वो इस तरीके से जा रही थी। अगर हम सेम टाइम की बात करें, मान लो यहाँ पर हम पहुँचे हैं t = कितना बोल दूँ इसको, t0 बोल दो। तो अब यहाँ पर t = t0 पर ये पहुँच चुकी है इस जगह, t = t0। तो हम बोलते हैं इस लाइट की रे ने, ये जो वेव आ रही थी हमारे पास, इसने एक्चुअली डिस्टेंस तो कम ट्रैवल किया, लेकिन अगर ये वैक्यूम में होती तो जितना डिस्टेंस ये ट्रैवल करती उसको हम बोलते हैं कि ये इसका ऑप्टिकल पाथ है। दिस इज ऑप्टिकल पाथ। अगर हमारे पास इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू म्यू है तो हमारे पास ये बन जाता है ऑप्टिकल पाथ, है ना, इतना। अगर ये वाला डिस्टेंस हमारे पास था d के बराबर तो ये जो ऑप्टिकल पाथ की वैल्यू आती है वो एक्चुअली आती है म्यू टाइम्स d के बराबर। और यहाँ पे हमारे काम की एक चीज़ आती है ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जो कि हम यूज़ करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर जब हमारा आएगा वेव ऑप्टिक्स में, वहाँ पे यूज़ करेंगे। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस उसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू डी माइनस हमारे पास d विच इज़ इक्वल टू म्यू -1 टाइम्स d, है ना। ये था हमारे पास म्यू डी ऑप्टिकल पाथ, ये एक्चुअल पाथ था। तो इस वेव ने हमारे पास, देखो हम बोलेंगे क्या कि इस वेव ने एक्चुअली डिस्टेंस तो ट्रैवल किया है d का, लेकिन उसको मैं कंपेयर करना चाहूँगा कि अगर वो वैक्यूम में चलती कितना चलती, तो वो एक्चुअली इतना चल रही होती वैक्यूम में। तो ऑप्टिकल पाथ उसका ये है, चलिए वो एक्चुअली सिर्फ d है, तो एक डिफरेंस है जो उसने नहीं चला है, तो वही हम डिफरेंस पता करना चाहते हैं। तो उसकी वैल्यू आ जाती है म्यू डी माइनस डी। इसका यूज़ वेव ऑप्टिक्स में हम करने वाले हैं, अभी इतना कुछ खास काम नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस नाम की चीज़ कुछ होती है। रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देख लेते हैं। मान लो हमारे पास इस तरीके से एक लाइट आई है, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन फिर से एक नॉर्मल होगा इस तरीके से, और हमारे पास एक होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब की बार लाइट इस तरीके से जा रही है रिफ्रैक्ट होकर के, है ना, ये इस तरीके से आई थी, ये इस तरीके से जा रही है। अब एक रिफ्रैक्शन का एंगल होगा जिसको मैं इस तरीके से बनाऊंगा, ये है मेरे पास r,
और हमारे पास सबसे पहले आता है स्नेल्स लॉ, इस तरीके से उसको मैं लिख सकता हूँ। उसकी वैल्यू आ जाती है, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, दोनों अलग अलग मीडिया हैं, तो μ1 इंटू साइन ऑफ आई विल बी इक्वल टू μ2 इंटू साइन ऑफ आर। ये है हमारे पास स्नेल्स लॉ। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, कई बार ऐसी क्वेश्चन आएंगे जिसमें आई की वैल्यू बहुत छोटी होगी, तो इसी को क्या कर देंगे, फॉर स्मॉल एंगल्स, उस केस में हमारे पास क्या अप्रोक्सीमेशन होता है, साइन आई इज इक्वल टू आई, साइन आर इज इक्वल टू आर। तो इसी को कर दोगे आप μ1 इंटू आई इज इक्वल टू μ2 इंटू आर। तो ये स्मॉल एंगल्स के लिए आपके पास 0 से 5 डिग्री तक के इस टाइप की कोई वैल्यू हो सकती है, 60 डिग्री भी मान लो, जो भी है फील कर लो। स्मॉल एंगल जब पता चल जाएगा तो ये फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं। इस पर बेस बहुत सारे सवाल हमारे पास आते हैं। Light enters from air into a given medium at an angle of 45 degree with interface of the air medium surface। तो देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझना पड़ेगा कि वो एंटर कर रही है फ्रॉम एयर इनटू अ गिवन मीडियम। तो यहाँ पे आप डायग्राम बनाना शुरू करो। ये हमारे पास एक मीडियम है, तो मीडियम है तो ये डेंसर मीडियम होगा, ये हमारे पास एयर है। एयर है तो इसके लिए म्यू की वैल्यू हम क्या लिख देंगे, म्यू की वैल्यू 1। ये एयर में डबल एक अब से आने लग गए, ठीक। अब यहाँ पर एक लाइट रे आ रही है 45 डिग्री के एंगल पर। तो यहाँ पे देखो हमारे पास इस तरीके से एक नॉर्मल हम ऐसे बना लेंगे, लाइट रे को एंटर कराएंगे इस तरीके से 45 डिग्री। कौन सा वाला 45 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होता है हमारे पास, उसकी वैल्यू 45 डिग्री है। और अब होने क्या वाला है, देखो जब भी हम रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाते हैं, लाइट रे हमारे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो यहाँ से जो लाइट रे जाने वाली है वो इस तरीके से बेंड होगी, इस तरीके से बेंड नहीं होगी। तो यही चीज़ हमें समझनी है। ये आपको, ये वाली गलती तो ज़िंदगी में कभी होनी नहीं चाहिए, ये चीज़ आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी। ओके, आफ्टर रिफ्रैक्शन द लाइट रे इज डेविएटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 15 डिग्री फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। अब तो आपको डेविएशन दिख ही गया है यहाँ पर, ओरिजिनली ये ऐसे जाती लेकिन अब ऐसे जा रही है, तो दिस एंगल इज कितना, 15 डिग्रीज। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज, सीधे सीधे अब स्नेल्स लॉ लगाना है। यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। सॉल्व करते हैं, स्नेल्स लॉ लगाना है हमें। 1 इंटू साइन ऑफ 45 इज इक्वल टू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना माना हुआ है हमने इस मीडियम का, वो माना हुआ है हमने म्यू इंटू साइन ऑफ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, ये होता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसकी वैल्यू आ जाती है एक्चुअली 45 माइनस 15 यानी कि 30, साइन 30 यहाँ पर आ जाएगा। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है म्यू इज इक्वल टू √2 इज इक्वल टू 1.414। सी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। इतना सिंपल ये सवाल था। Consider a light ray traveling in air is incident into a medium of refractive index √2 times n. The incidence angle is twice that of the refracting angle. Then the angle of incidence will be. Again बहुत ही अच्छा सवाल है, डायग्राम बनाओगे तो तुरंत सवाल हो जाएगा। डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है डी। सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक इंटरफेस इस तरीके से बना लो, और हमारे पास लाइट रे आ रही है एयर से, इंसिडेंट हो रही है एक मीडियम में। तो ये है हमारे पास एयर, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 है। दूसरे के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू हमें दी है √2n, ठीक। अब यहाँ पर कहीं पे नॉर्मल इस तरीके से हम बना लेंगे, और हमारे पास लाइट रे इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है, फिर वो इस तरीके से बेंड हो जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास ये है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है। कंडीशन हमें क्या दी हुई है, इंसिडेंस एंगल इज ट्वाइस दैट ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल। तो अगर ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r था तो ये वैल्यू 2r के बराबर है। अब लगा देना हमें स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा, 1 इंटू साइन ऑफ 2r विल बी इक्वल टू √2n टाइम्स साइन ऑफ r। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर वैल्यूज तो नहीं पता, तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास लगने वाला है। इसको मैं लिख दूंगा 2 साइन r cos r इज इक्वल टू √2n टाइम्स साइन r। यहाँ से साइन r से साइन r कट जाएगा, हमारे पास r की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है
कॉस इनवर्स अंडर रूट n डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पे आप मार दोगे बी आंसर तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमसे r की वैल्यू तो पूछी नहीं है, क्वेश्चन में पूछा है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कितनी थी? 2r। 2r इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 2 टाइम्स कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ n बाय 2। जल्दबाजी में गलत मत कर देना, डी इज द करेक्ट आंसर। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा पार्ट है एक बढ़िया से प्यारे से जबरदस्त क्रैश कोर्स का, जिसमें हमने 40 दिन में पूरी की पूरी थ्योरी कंप्लीटली कवर कर लिया विद लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। उसके अलावा 40 है हमारे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, तो 40 80 प्लस वीडियोस आपको यहाँ पे मिलते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बाय द वे सारी की सारी PDF फ्री हैं, आप उनको अभी के भी डाउनलोड कर सकते हो। रिवाइज करने में आपको आसानी होगी तो उसको भी ज़रूर देखना, उसका लिंक वही है डिस्क्रिप्शन में। साथ में डिस्क्रिप्शन में है मेरे व्लॉगिंग चैनल का लिंक, तो उसको भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम चाह रहे हैं पैन इंडिया रोड ट्रिप पे। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में या फिर व्लॉग में, यू डिसाइड, बट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।